ठीक है, तो हमें बस ये वेवलेंथ को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर भी शो कर रहा है तो बस कुछ ना कुछ उसकी वेवलेंथ होगी, और हमारे सिलेबस में खाली इस वेवलेंथ की कैलकुलेशन है, तो बस हम इस वेवलेंथ को अब कैलकुलेट करते हैं। तो इस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करने के लिए कुछ तरीके, कुछ फॉर्मूले अपनाएंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्मूला, एनर्जी मास इक्विवेलेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। एनर्जी मास फॉर्मूला, एनर्जी मास इक्विवेलेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, इक्वल टू mc स्क्वायर। सो हमने क्वेश्चन 1 आइंस्टीन का दिया, क्योंकि आइंस्टीन वैसा आपसे ही प्रूव कर रहे हैं तो हम इन्हीं के दिए से, तो आइंस्टीन वैसा आपसे ही हम शुरू करते हैं मेरे फोकस से, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे इक्वल टू mc स्क्वायर। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है प्लांक क्वांटम थ्योरी का भी एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है h न्यू अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी, उन्होंने भी इक्वल टू h न्यू एक फॉर्मूला दिया है, उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया है इक्वल टू h न्यू। न्यू का है, ये न्यू ही वो फ्रीक्वेंसी है वेव की, ये जो न्यू है ना, ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यही हमें पता करना है। यहीं से हम सुनेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है वेव की, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो मेरे को वेवलेंथ भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को एक रिलेशन पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है तुम्हारा c अपॉन लैम्डा, और लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ। तो इसी से हम शुरू करते हैं। थोड़ा देखो, दोनों इक्वेशन 1 कहें और इक्वेशन 2 कहें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली सेम होगा, तो मैं इक्वल कर देता हूँ। तो h न्यू इक्वल टू आ जाएगा mc स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे ये है वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की मेरे को चाहिए एक्चुअल वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मामला ये रिलेशन होता है h इंटू c अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें पता है जो हमारी ये होती है फ्रीक्वेंसी होती है वो c अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। अभी बहुत सारी चीज़ें अगर किसी को नहीं पता हो तो बस याद ही करना है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। फिर c से c स्क्वायर गया, मेरे को लैम्डा इक्वल टू चाहिए, तो फिर लैम्डा इधर भेजूंगा, mc इधर लाऊंगा, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। लेकिन ध्यान से सुनना, ये लैम्डा जो वेवलेंथ है ये फोटोन की वेवलेंथ है, क्योंकि मैंने फोटोन के लिए ड्राइव किया है, ये सब डायरेक्शन फोटोन के लिए। क्यों फोटोन के लिए ड्राइव, क्यों, क्योंकि जो c है ना ये स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट फोटोन की होती है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये जो वेवलेंथ है ये फोटोन की वेवलेंथ है, ये ना कि इलेक्ट्रॉन की। और तुम्हारे पास देख लोगे तो आपके पास इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट होगा, ये mv मास ऑफ फोटोन है, वो भी थोड़ा सा तुम्हें पता होगा कि मास ऑफ फोटोन भी होता है, वो चीज होता है, तो लेस मास मान, ठीक है। तो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, अपने इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू सेम रहता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m v कहते हैं। v आ गई हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो v आ गई। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, तो ध्यान सुनना किया कैसे हमने इसकी वजह, तो पूरा घुमा फिरा के बात आएगी डी प्रॉब्लम वैसा आपने कहा कि वैसा हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ड्यूल नेचर शो करता है। ड्यूल नेचर मतलब वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। अब अगर वो वेव भी है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। अब उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना था, उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सबसे पहले फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी सोचा। तो फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो फॉर्मूले लगाए, पहला एनर्जी मास इक्विवेलेंस का फॉर्मूला इक्वल टू mc स्क्वायर का, और दूसरा प्लांक क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला इक्वल टू h न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ होती है। तो मैंने दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम था, राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को देखो वेवलेंथ चाहिए ना कि फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, ये होती है उसमें जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। मैं फोटोन के लिए कैलकुलेट करना था तो मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिखा है, तो c अपॉन लैम्डा हो गया, क्योंकि यहाँ पे mc स्क्वायर, c से c कटा, c से c कटा, तो लैम्डा इक्वल टू देता, लैम्डा इधर बचा, mc इधर है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc आ गया। अब देखो लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, h है प्लांक कांस्टेंट, m है मास ऑफ फोटोन, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आ रही है फोटोन के लिए। इसी को मैं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वर्ट करता हूँ, कुछ नहीं करना है, लैम्डा लैम्डा रहेगा क्योंकि वेवलेंथ को शो इससे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना टाइप का लगता है लैम्डा, ये h प्लांक कांस्टेंट से भी रहेगा,
m हो जाएगा यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c की जगह मैं v लिख दूंगा क्योंकि c एक स्पेशली लाइट की स्पीड को डिनोट करने के लिए c देते हैं, ना कि वेलोसिटी को। मैंने c की जगह v लिख दिया। यहाँ पे क्या क्या चीजें ये भी लिख देते हैं जो हमारी लैम्डा तो वेवलेंथ है, h जो है हमारा प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट आया कहाँ से, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया है ना, तो प्लांक कांस्टेंट भी वहीं से आया। इसका जो वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 कुछ होती है, ठीक है, इतनी होती है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जूल। दूसरा, और v जो है वो है m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो v है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी बस, ठीक है। तो बस ये डेरिवेशन आता है जो एक छोटा सा डेरिवेशन है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है कि तुम्हें पहले बोल देगा कि भाई तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को डिराइव करो, तो बस ये डेरिवेशन करना है, लैम्डा इक्वल टू h1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ दिया। अब जो छोटी सी टॉपिक आता है वो आता है सिग्निफिकेंस। देखो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, मैंने हमेशा कहा है तुम कुछ चीज पढ़ रहे हो, तुमने कुछ चीज दी है, तुम हो इस दुनिया में, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम हो इस दुनिया में। कब तक नहीं पड़ेगा, जब तक तुम्हारा कोई काम होता नहीं है, तुम किसी काम के नहीं होगे तो कोई दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो दिया है ड्यूअल नेचर का, इसका काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो अब हम वो यहाँ पे अभी साइंटिस्ट तो बैठे हैं जो हम इसकी क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड इसका सिग्निफिकेंस नहीं, हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि हम मैक्रो लेवल आदमी नहीं है भाई साहब, हम हैं। देखो क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा अब देखो ध्यान से सुनना, एक बहुत जरूरी चीज, प्लांक यहाँ पे डी ब्रोगली भाई साहब ने सिंपल एक बात कही थी, क्या कही थी ध्यान सुनना। डी ब्रोगली भाई साहब ने कहा था कि क्या कहा था, डी ब्रोगली भाई साहब ने कहा था कि हर चीज जिसके पास मास है और जिसके पास मोमेंटम है वो हमारी वेव नेचर को शो पक्का करेगी, पार्टिकल तो होगी साथ साथ वेव नेचर को शो करेगी। अब इससे सवाल आता है, इससे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या हम इंसान, ये मैं, मेरे पास मास है, मेरे पास मोमेंटम है, क्या मैं भी एक वेव हूं? तो इसका जवाब है हाँ, मैं भी एक वेव ही हूं, पर मैं दिख क्यों नहीं रहा हूं वेव ऐसे 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 करके। ये दिखने का कारण ये है क्योंकि मेरी वेवलेंथ बहुत कम है। अगर तुम वेवलेंथ का अभी फॉर्मूला निकालोगे तो h/mv तुम मास और वो डालोगे तो वो बहुत इतनी छोटी वैल्यू आएगी कि भाई साहब वेवलेंथ नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसलिए हमारे वेव नेचर को हम नेग्लिजिबल बनाएंगे। तो मतलब सिंपल इतनी बात है, जो मैक्रो लेवल में बात कर रहे हैं, किसमें, मैक्रो लेवल में, क्योंकि डी ब्रोगली का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि उसमें हमारा जो वेवलेंथ है मैक्रो लेवल की बहुत कम आती है। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस का मैक्रो लेवल में सिग्निफिकेंस है नहीं, उसका सिर्फ माइक्रो लेवल में सिग्निफिकेंस है। तो तुम कितना लिखोगे, डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट बीइंग एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो लेवल स्पीशीज, इट नॉट बी एप्लीकेबल, इट नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन आवर डी लैब बिकॉज़ इन देयर लैब मैटर्स बीइंग मैक्रो, क्योंकि हमारे डी लैब में हम जो है वो मैक्रो स्पीशीज है, ना कि क्या है, माइक्रो स्पीशीज है। कि ड्यूअल नेचर का हाइपोथेसिस किसके लिए था, उसका पूरा नाम ही था डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस फॉर माइक्रो स्पीशीज था, जिसमें से इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये पहला टॉपिक था, पहले लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। तो गुड बाय।